नमस्कार, सिटी बिग न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। आज मैं आपको एक ऐसे इंसान से मिलवाने वाली हूं जिसने दुनिया को देखने का नज़रिया बदल करके रख दिया, जिसके जाने से लाखों की भीड़ उसके पीछे जमा हो जाया करती थी। हालांकि अगर भारत की बात की जाए तो मतभेद के चलते भारत से भी उन्हें जाना पड़ा था और इसके बाद कई विदेशों के अंदर जाकर के उन्होंने अपना आश्रम स्थापित किया, अपने विचार लोगों के सामने रखे। लेकिन हर देश की सरकार ने उनको वहां से जाने के लिए कह दिया। उनके विचारों की बात की जाए तो वो इतने प्रबल विचार उनके थे कि वो जब भी कहीं पर जाते थे तो लोग उनके पीछे हो जाया करते थे, लोग उनको फॉलो करने लगते थे। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं भयभीत हो जाती थी और सरकार उनको वहां से जाने के लिए कह दिया करती थी। हालांकि आपको बता देते हैं कि भारत से जाने के बाद जब अमेरिका के अंदर उन्होंने अपना आश्रम स्थापित किया तो अमेरिका की सरकार भी कहीं ना कहीं भयभीत हो गई और वहां से उनको जाने के लिए कह दिया। हालांकि वो भारतीय विचारक धर्म गुरु के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन मैं बात आखिरकार किसकी कर रही हूँ तो आपको बता देते हैं। मैं बात कर रही हूँ ओशो की, जिनके विचार आप लोग YouTube के ऊपर सुना करते होंगे, जिनके विचार आप लोग सोशल मीडिया के ऊपर सुना करते होंगे, जिनकी युवा पीढ़ी जो है दीवानी है। हालांकि युवा पीढ़ी की ही नहीं, अलग अलग लोगों की भी बात की जाए तो विदेशों से जो है लोग यहाँ पर उनके मेडिटेशन सेंटर के अंदर आते हैं। हालांकि आप देख पा रहे होंगे कि उनका मेडिटेशन सेंटर जो है हिसार के अंदर भी स्थित है। हालांकि सिरसा बाईपास के ऊपर ये है और वजह से वो बहुत ही जल्दी विवादित हो गए और ताउम्र विवादित रहे। इसके बाद आपको बता देते हैं कि उन्होंने जो है मानव कामुकता के प्रति एक ज़्यादा खुला रवैये की वकालत की, जिसके कारण वो भारत और पश्चिमी देशों में भी आलोचना के पात्र रहे। हालांकि बाद में उनका ये दृष्टिकोण अधिक स्वीकार्य हो गया, क्योंकि अगर बात की जाए कहीं ना कहीं मानव कामुकता की तो इसके बारे में आज 21वीं सदी के अंदर भी खुल करके बात नहीं की जाती है। हालांकि ओशो की बात की जाए तो ओशो मानव कामुकता के बारे में खुल करके बात किया करते थे कि मानव कामुकता है क्या, क्या युवाओं को करना चाहिए, प्रेम क्या है। हालांकि उन्होंने इसके ऊपर एक किताब भी लिखी है, संभोग से समाधि तक, जो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हुई है। हालांकि अब आपको अंदर लेकर के चलते हैं ओशो के मेडिटेशन सेंटर की तरफ और दिखाते हैं कि ओशो के मेडिटेशन सेंटर के अंदर क्या कुछ है जिस वजह से आप लोगों को यहाँ पर जाना चाहिए। नाता जोड़ा मैंने जब से, सच कहती हूँ आपसे, नाता जोड़ा मैंने जब से, लोभ मोह छल कपट वासना पास न आए तब से, छल कपट मोह कपट। स्वामी चंद्रशेखर भारती मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। स्वामी जी, मुझे ये बताइए कि अभी आप बता रहे थे कि चंद्रशेखर नाम जो है आपका लीगल है, लेकिन खुद ओशो ने आपका नाम का परिवर्तन किया, आगे स्वामी लगाया, पीछे भारती लगाया। इसके पीछे का कारण क्या है? लीगल नाम मेरा है चंद्रशेखर और प्रोफेशन से मैं डॉक्टर हूँ। गवर्नमेंट जॉब में था पंजाब गवर्नमेंट की, तो फ़िलहाल रिटायर्ड हूँ। ओशो से मैंने संन्यास लिया था 1979 में, 42 साल पहले। उस समय मेरी उम्र 26 साल के करीब, 25 साल के करीब थी और वहाँ पूना जाके मैंने ओशो से संन्यास लिया। स्वामी चंद्रशेखर भारती उन्होंने मुझे नाम दिया था। तो ये तो जो नाम है वो कुछ इंडिकेशन होती है उसमें, लेकिन नाम बदलने के पीछे जो होता है वो एक संकेत होता है कि। स्वामी जी, मुझे ये बताइए कि ओशो की अगर बात की जाए तो ओशो जो है लगभग मानव कामुकता के बारे में बात किया करते थे। तो आप मतलब उनसे, उनके कौन से विचार से जुड़े जो इसने आपको कहीं ना कहीं ओशो के सामने ला करके प्रकट करके खड़ा कर दिया? मेडिकल कॉलेज में जब मैं था तो तभी से ओशो का कोई लिटरेचर मेरे हाथ में आ गया। ऑलमोस्ट ये 74 की बात रही होगी और उस चीज़ ने मेरे को इतना भीतर तक छुआ कि फिर मैं ढूंढने लगा कि कुछ मुझे और मिल जाए उनका पढ़ने को। और जब भी मिलता गया तो मैं उसको खूब उसका मज़ा लेता, उसको पढ़ता। और धीरे धीरे फिर जैसे जैसे फिर मेरी पढ़ाई पूरी हुई इसकी MBBS की और उसके बाद मैं जॉब में आया तो तब फिर मेरे पास समय था काफ़ी, मैं खूब उनको पढ़ा। और ये पढ़ते पढ़ते फिर एहसास मेरे को होने लग गया कि अगर कोई ऐसे व्यक्ति कभी हुए हैं, बुद्ध जैसे, महावीर जैसे, कृष्ण जैसे,
तो फिर ये व्यक्ति उस कैटेगरी का है। तो इसलिए अब मैं उसको चूकूंगा नहीं, मैं मिस नहीं उसको करूंगा ये मौके को। तो तब मेरे भीतर ये गहरा भाव बैठ गया कि मुझे जाना है, मुझे जाना है, उनके पास जाना है। तो तब फिर मैं पहुंच गया वहाँ पे और तभी मेरी संन्यास दीक्षा घटित हुई। ठीक है, लगभग आपको बता देते हैं कि 1931 से लेकर के 1990 तक ओशो जो है धरती के ऊपर रहे, लेकिन वो कभी भी उनके चाहने वालों ने उनको ये नहीं माना कि वो इस धरती से विलुप्त हो गए हैं या मर गए हैं। हमेशा से यही कहा जाता है कि ओशो नाम का व्यक्ति जो है धरती के ऊपर सिर्फ एक बार उस जीवन को जीने के लिए आया था। क्या इस बात में सच्चाई है? देखिए, ओशो के संबंध में क्या बात करें। ओशो जैसे लोग हैं बहुत रेयर होते हैं और युग पुरुष होते हैं ऐसे लोग। युगों युगों के बाद कभी ऐसे लोगों का आगमन होता है धरती के ऊपर। सौभाग्यशाली होते हैं हम अगर उनसे जुड़ने का हमको मौका मिल जाए। और एक बार आपका जोड़ बन जाता है ना, जो प्रेम का जोड़ होता है, गुरु और शिष्य का जिसको संबंध कहा जाता है, जी। वो बन जाए तो वो कभी टूटता नहीं है। फिर शरीर में वो हैं कि नहीं है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। कहते जो असली प्रेम होता है समय और स्थान की दूरियों को नहीं जानता। ना तो उससे जो स्थान की दूरी है वो कोई फ़र्क पैदा करती है, ना समय की दूरी कि वो विदा भी हो जाएं ना भी हो शरीर में तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर ओशो की बात की जाए तो ओशो जो है खुल करके बात किया करते थे। हालांकि अगर भारत की बात की जाए तो कहीं ना कहीं भारत से भी उनको जाने के लिए कहा गया। फिर विदेशों में जा करके उन्होंने काफ़ी सारे अपने सत्संग किए, उसके बाद लोगों को अवेयर किया, लेकिन वहाँ पर भी कई देशों से उनको निकाला गया। तो क्या आप मानते हैं कि इतने देशों से निकालने के बाद भी आज ओशो के इतने ज़्यादा सेंटर हैं, लोग उनको इतना ज़्यादा फॉलो करते हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर कुछ ऐसी बात ज़रूर थी जिससे कई देशों की सरकार पहचान नहीं पाई, या कुछ लोगों के ना पहचानने की वजह से आज वो हमारे बीच में नहीं है? ओशो को समझने के लिए बुद्धि चाहिए, समझ चाहिए। भारत से ओशो अपनी मर्जी से गए थे, जी। लेकिन अमेरिका में कुछ इस तरह की घटनाएं घटी थी कि अमेरिका की गवर्नमेंट ने उनको डिपोर्ट किया, उनके ऊपर झूठे केसेस बनाए गए, उनको अरेस्ट किया गया, फिर वहाँ दुर्व्यवहार भी उनके साथ किया गया और अंत में उनको डिपोर्ट किया गया। ओशो की बातें ही ऐसी थी कि वो किसी के लिए भी पचा पाना आसान नहीं है, जी। क्योंकि वो सत्य को कहते थे। जो सच्चाई है वो उसको कहेंगे, और वो कहने के लिए वो कभी उसमें कोई समझौता नहीं करते थे किसी के साथ, और खुल के अपनी बात को कहते थे। भय नाम की कोई चीज़ उनमें नहीं थी। लेकिन अब जो वो बातें कहते हैं उनको सुनना और उसको पचाने की हिम्मत रखना ये कोई आसान मामला नहीं है। सरकारें घबरा गईं, पोप, पादरी, चर्च, धर्म, संप्रदाय सब लोग डामाडोल हो गए थे उनसे, सब लोग भयभीत थे। इसलिए उनको टिकने नहीं दिया, क्योंकि सबको अपनी पड़ी हुई थी, अपना खतरा था। सभी देश ये कहते थे कि हमारी यूथ बिगड़ जाएंगे, वो विद्रोही हो जाएंगे, वो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ओशो कहते थे कि अगर तुम्हारी परंपराएं और अगर तुम्हारे ये नीति नियम ये इतने मजबूत हैं तो मेरे एक व्यक्ति के कुछ कहने से कैसे नुकसान हो जाएगा। मैं बात ही कहूँगा ना अपनी, लेकिन अगर उनके ऊपर कोई प्रभाव होता है तो इसका मतलब जो आपने पहले सिखाया है, जो नीति नियम उनको दिए हैं, वो किसी काम के नहीं है, वो खोखले हैं। नहीं तो आपको भय क्या है मुझसे? बिल्कुल, अगर संन्यास की बात की जाए तो ओशो का सिर्फ एक ही आश्रम ऐसा है जहाँ पर इंसान जो है संसार से दूर नहीं होता, बल्कि संसार के अंदर ही रह करके वो सन्यासी बन जाता है। तो आप ओशो के इस मेडिटेशन सेंटर को और जितने भी मेडिटेशन करवाते हैं, स्वामी हो गए या फिर कई बहुत ज़्यादा लोग ऐसे आए हैं, धर्मगुरु आए हैं, उनसे कैसे अलग मानते हैं? ओशो का जो संदेश है वही असली संदेश है। ओशो किसी धर्म की नहीं है, ओशो धर्म नहीं सिखाते हैं। ओशो जो सिखाते हैं वो धार्मिकता है, वो निचोड़ है हर चीज़ का, वो असली धर्म है जो ओशो सिखाते हैं। और वो है पूरी की पूरी जागरूकता की साधना। आज कल जो यहाँ पे शिविर हो रहा है साक्षी की साधना, बस वो वही है कि अपने भीतर के होश को संभालो, जागरूकता को बढ़ाओ,
अपने चैतन्य को जगाओ और उसके अनुसार जीवन जियो। और अपने भीतर के होश को बढ़ाने के लिए वही रास्ता होता है संन्यास का। लेकिन इसके लिए ओशो कहते हैं कि आपको संसार को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप संसार के बीच में रहो और अपने होश की साधना भी करो, अपनी जिम्मेदारियों को भी निभाओ। उनसे भागने की ज़रूरत नहीं है आपको, उनके बीच में रहते हुए इस तरीके से रहो संसार में। जैसे कहते हैं ना, जल में कमलवत, कमल का फूल जल में रहता है, जड़ें कीचड़ में होती हैं, लेकिन फिर भी वो जल से ऊपर उठा रहता है। तो संसार में इस तरीके से रहना है कि संसार से लिप्त नहीं होना है। संसार आपको जकड़े ना, संसार आपको पकड़े ना, आप उससे अछूते बने रहो। तो ये बात ओशो सिखाते थे और इसीलिए वो सबसे अलग हो जाते हैं। ठीक है, अगर आश्रम की बात की जाए तो आज के ज़माने के अंदर आश्रम की परिभाषा कहीं ना कहीं बदल गई है। हालांकि कुछ आश्रम जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन जिस तरीके से सिरसा में आश्रम है या फिर और कई जगह आश्रम है, तो आजकल लोगों को डर लगने लगा है आश्रम से। तो क्या आप ओशो के आश्रम को और आश्रम से अलग मानते हैं, या फिर लोग किस तरीके से भरोसा करें कि आश्रम जो है हमारे अंदर बसा हुआ है, हमारी मानसिक जो कहीं ना कहीं हमारी मानसिक दुर्दशा खराब होती जा रही है उसको ठीक करता है? जहाँ पे सच्चे सिक्के होते हैं वहाँ पे झूठे भी पैदा हो जाते हैं जी। और झूठे जो होते हैं ना, वो अपने सच्चे होने का बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं। बिल्कुल। तो ओशो जैसे लोग भी होते हैं इस दुनिया में और झूठे सिक्के भी बहुत होते हैं। ये तो आप अपने अनुभव से देखेंगे कौन सच्चा है कौन झूठा है। आप आके देखिए, परख के देखिए, जांच के देखिए, ध्यान में उतरिए और ओशो को सुनिए, उनको समझने की कोशिश करिए, चीज़ें अपने आप आपके सामने साफ होती जाएंगी। ठीक है, इस आश्रम के अंदर कितने समय से मेडिटेशन चल रही है और समय क्या रहता है मेडिटेशन का, और अभी कौन सा? ये आश्रम हमारा यहाँ पे हिसार वाला ये जो आश्रम है यहाँ पे, ये लगभग 3 साल से सक्रिय है और ध्यान यहाँ पे सिखाया जाता है और भी अलग अलग प्रज्ञा प्रोग्राम्स यहाँ पे होते हैं और सब लोगों के आध्यात्मिक विकास के लिए हैं। उनकी समझ बढ़े, उनकी जागरूकता बढ़े, उनके भीतर जागृति आए, बस यही इसका उद्देश्य है। और समय हमारा जब होता है, ये प्रोग्राम कोई भी होता है, तो सुबह से लेकर शाम तक वो कार्यक्रम रहते हैं। जैसे अभी यहाँ सुबह हमारा 7 बजे से शुरू हो जाता है और रात को 8:30-9 बजे तक प्रोग्राम चलता है। ठीक है, तो आश्रम के अंदर क्या कोई कॉस्ट भी रहती है या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इस आश्रम के अंदर मेडिटेशन होता है? फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता है, हाँ, लेकिन जो मिनिमम व्यवहारिक उसके लिए अनुदान चाहिए वो फिक्स रहता है, ताकि लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो अपनी तरफ से उनकी कंट्रीब्यूशन हो जाती है। और ज़रूरी भी होता है क्योंकि सब खर्चे इत्यादि के लिए उनको देना भी चाहिए। अगर किसी को आश्रम में रहना हो तो क्या वो आश्रम में यहाँ रह भी सकता है? रह सकता है, लेकिन पर्पस उसका सिर्फ ध्यान और साधना ही होना चाहिए। अच्छा, वो ज़रूरी कितने है। समय के लिए एक व्यक्ति जो है इस आश्रम में रह सकता है ध्यान करने के लिए? नहीं, वो ऐसी कोई शर्त नहीं है, कितना भी टाइम उसमें रहा जा सकता है। अभी व्यवस्था हो रही है यहाँ पे 35-40 लोगों के रहने का यहाँ इंतज़ाम हो सकेगा। तो ये उनकी मौज है, जिसको साधना करनी है यहाँ उसको आमंत्रण होगा। आगे आगे यहाँ पे मौन साधना का भी इंतज़ाम किया जाएगा। 21 दिवसीय मौन साधना किसी को करनी है तो यहाँ पे वो फैसिलिटी अवेलेबल होगी। ठीक है, अगर मौन साधना की बात करें तो मौन साधना के अंदर हमारे शरीर के अंदर ऐसा क्या होता है कि अगर हम मौन रहे तो आपका मन मौन हो जाता है, आप भीतर से शांत हो जाते हो। यानी कि चंचल मन को मौन करने की एक साधना है। भीतर से शांत होते हो, भीतर से स्थिर होते हो और समझ बढ़ती है आपकी जागरूकता बढ़ती है, संवेदनशीलता बढ़ती है, ज़िंदगी जीने का मज़ा आता है। संजय नागपाल जी हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने हिसार के सिरसा बाईपास रोड के ऊपर ओशो मेडिटेशन सेंटर की शुरुआत की है। संजय जी, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि देश विदेश के अंदर ओशो के मेडिटेशन सेंटर हैं। हालांकि अगर हिसार की बात की जाए तो हिसार के लोग काफ़ी ज़्यादा फॉलो करते हैं, लेकिन उनको नहीं पता है कि ओशो का मेडिटेशन सेंटर हिसार के सिरसा बाईपास के ऊपर है। तो आपके मन के अंदर कैसे ख्याल आया कि हिसार के अंदर ही ओशो का मेडिटेशन सेंटर शुरू किया जाना चाहिए? सुंदर साक्षी जी, मैं 20 साल पहले ओशो से जुड़ा, पूना कैम्यून गया, साधना के अलग अलग आयामों से गुज़रा। तो जब इन सब चीज़ों से मैं गुज़रा तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस आए।
एक पीस, एक ब्लिस की बहुत फीलिंग्स हुई। जी। तो फिर हमारे कुछ मित्रों के साथ हम इस जर्नी पर, इनर जर्नी पर चले थे। तो एक ऐसा फील आया कि हम खुद भी जिएं और लोगों को भी इसको शेयर करें। तो उसी सोच के साथ ही हमने छोटे छोटे सेंटर्स शुरू किए हिसार में। 20 साल तक अलग अलग जगह पर सेंटर्स चले। अब ये आकर एक मेन कम्यून यहाँ डेवलप हो रहा है सिरसा रोड हिसार पर। तो यही फील है कि एक ओशो कोई ऐसी जगह हो जहाँ लोग आकर शांति में, मौन में एक अपने आप को फील कर सकें। तो उसी तरह, उसी परिवेश में इसको डेवलप किया गया। जैसे नेचुरल आप देख रहे होंगे कि यहाँ पूरी नेचर और एवरीथिंग है। तो उस फील के साथ और ओशो की अनुकंपा के साथ ही ये सब चीज़ें घट रही हैं। तो उस फील के साथ यहाँ स्टार्ट हुआ और ये धीरे धीरे खूब अपना विकसित होता जा रहा है। आगे भी इसमें नए आयाम जुड़ते जा रहे हैं और पूरे इंडिया से लोग यहाँ साधना के लिए, ध्यान के लिए यहाँ आते हैं। अभी आप आए हैं तो एक कैंप चल रहा है साक्षी की साधना, वो 6 दिन का कैंप चल रहा है ये, जो कल जाकर समाप्त होगा। ठीक है, मुझे ये बताइए साक्षी की साधना के अंदर आप लोग किस चीज़ की साधना करवा रहे हैं और क्या इस तरीके के कैंप्स जो हैं थोड़े थोड़े दिनों के अंदर ओशो मेडिटेशन सेंटर के अंदर चलते रहते हैं? राइट, यहाँ रेगुलर ध्यान के प्रयोग चलते हैं। जैसे हर संडे हमारा पूरा यहाँ जो ग्रुप है वो मिलता है और हम मिलकर साधना करते हैं। जैसे संडे होता है, वीरवार को फिर हम यहाँ सूफीज़ का कुछ वो प्रयोग करते हैं। और महीने में एक बार बड़ा कैंप होता है जिसमें दूर से आसपास के लोग सब आते हैं। साक्षी का मतलब है ये हमारी कॉन्शियस की, हमारी इनर कॉन्शियस या को हमारी आत्मा की एक क्वालिटी है कि ये विटनेसिंग, कि हम हर चीज़ को गवाह हैं। मतलब हम जैसे हम बचपन में तब भी हम थे, थोड़े बड़े हुए तब भी थे, चीज़ें बदली, पर हमारे भीतर की एक जो स्टेट ऑफ है कॉन्शियस की, उसको ही साक्षी कहा जाता है। कि उसको फील करना कि, और वो एक इटर्नल चीज़ है कि जो हमें लाइफ से पहले भी थे और इस लाइफ के आफ्टर डेथ भी वो साक्षी मौजूद रहता है हमेशा। उसको रियलाइज़ कराया जाता है, उसको एक्सपीरियंस किया जाता है। तो साक्षी की साधना, ये सारी साधना है। ठीक है, मेरा तो नाम ही साक्षी है, क्या मेरी भी साधना मैं खुद ही करती हूँ? राइट, आपका नाम सुंदर है, साक्षी। साक्षी वर्ड का ओशो ने बहुत डिस्क्राइब किया है। और एक विकास के तल पर जैसे जैसे हम चीज़ों से साक्षी होते जाते हैं, विटनेसिंग, जैसे हम बॉडी हैं तो हम बॉडी तो नहीं है क्योंकि हम बचपन में छोटे से थे। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है बॉडी बढ़ती चली जाती है, तो बॉडी तो नहीं है। इसी तरह मन भी नहीं है। मन किसी टाइम बचपन में कब कैसा था, फिर बचपन थोड़ा सा हम किशोर होते हैं तो मन बदल जाता है, फिर थोड़े युवा होते हैं फिर मन बदल जाता है, अलग अलग तरह की फील। तो हर एज के साथ मन बदलता चला जाता है। तो इट मीन हम मन नहीं है, मन एज के साथ चेंज होता रहता है। इसी तरह फीलिंग्स हैं, फीलिंग भी बदलती चलती है। कभी हमारे भीतर प्रेम होता है, कभी हमारे भीतर घृणा होती है, कभी हमारे भीतर क्रोध आता है। तो ये फीलिंग्स, जो चीज़ें चेंज हो रही हैं वो नहीं है। इस सब चीज़ों के पीछे जो इन सबको देखता है वो असली हमारा होना है। तो उस जो असली हमारा होना है, जो इटर्नल है, उसको फील करना ये साक्षी की साधना है। ठीक है, मुझे ये बताइए कि ओशो मेडिटेशन सेंटर के अंदर क्या इस आश्रम के अंदर लोग रह भी सकते हैं या फिर सिर्फ दिन के अंदर ही मेडिटेशन करके वापस लौट जाना होता है? तो यहाँ जो सुविधाएं हैं वो दिन में कर वापस जाने की, धीरे धीरे ये क्योंकि चीज़ें यहाँ डेवलप हो रही हैं तो नेक्स्ट आगे से रेजिडेंशियल ब्लॉक बन रहा है जहाँ रहने के लिए यहाँ जगह डेवलप हो रही है। तो वहाँ हमारे जो आने वाले मित्र साधकगण यहाँ रहेंगे। तो वैसा यहाँ परिवेश बन रहा है, एक कम्यून के फील में जा रहा है। कम्यून है ना, बहुत कुछ लोग मिलकर एक जगह रहें और एक साधना को, अपनी जीवन को दिशा दे, वैसा उस तरह से डेवलप हो रहा है। अभी हमारे मास्टर्स ओशो शैलेंद्र जी यहाँ आए हुए हैं, तो उन्हीं की गाइडेंस में हम इस माँ प्रिया भी साथ में है उनकी। ठीक है, आपको बता देते कि ओशो शैलेंद्र जी है कौन। ओशो शैलेंद्र जी जो है ओशो के ही भाई हैं। मुझे ये बताइए कि क्या वो पहले से ही ओशो के साथ ओशो के जो विचार है उनको फॉलो किया करते थे या फिर ओशो के जाने के बाद उन्होंने उनके विचारों के ऊपर अमल करना शुरू किया है? ओशो शैलेंद्र जी ओशो के छोटे ब्रदर हैं और ओशो के होते ही उन्होंने संन्यास लिया। प्रोफेशन से वो डॉक्टर हैं और एज बॉडी के हिसाब से तो उनके ब्रदर हैं, पर उन्होंने वो अपने आप को एक ओशो का डिसाइपल मानते हैं। उनको पूरा उनका डेडिकेशन है और तब से ही वो उन्होंने प्रोफेशन के बाद उन्होंने ओशो की ही टीचिंग्स के हिसाब से जीना शुरू किया
और ओशो के मैसेज को ही पूरे इंडिया में वो स्प्रेड करते हैं, ये उनका फील। ठीक है संजय जी, आखिरी बात आपसे पूछना चाहूँगी कि इस मेडिटेशन सेंटर को आप आगे कितना विकसित करने वाले हैं, और ओशो की ऐसे कौन सी बड़ी बात है जो आपके मन के अंदर जाने के बाद उसने आपकी ज़िंदगी को बदल करके रख दिया? हम सब ज़िंदगी में खुश होना चाहते हैं, ब्लिस फील करना चाहते हैं। जो हमारा अल्टीमेट गोल है, जो ओशो के साथ जुड़ने में वो साथ साथ ही शुरू होता है कि हम प्लेजर फील करते हैं, ब्लिस फील करते हैं, हमारा लव का एक्सपेंशन बढ़ता है, हम बहुत लोगों से जुड़ते हैं और एक इटर्नल पीस को, अपनी डेप्थ को महसूस करते हैं। तो बाहर की सिचुएशन फिर हमें डावाडोल नहीं करती। जैसे जैसे हम डेप्थ में जाते हैं तो बाहर तो चीज़ें चलती रहती हैं, तो हम अपने अंदर अपनी पीस में ठहरते हैं। तो ये ओशो की चीज़, तो अगर हम अपनी पीस में ठहरते हैं तो हम इस लाइफ को भी इंजॉय कर सकते हैं। तो ओशो का जो देशना है, इस लाइफ को भी इंजॉय करना और आफ्टर लाइफ भी इसके लिए एक बड़ा रास्ता खोलना है, ताकि हम उसको जान सकें कि हम इस प्लेनेट पर क्यों आए हैं, क्या हमारा रोल था यहाँ आने का, और इसके बाद कहाँ जाते हैं, वो एक मिस्ट्री है। जैसे जैसे हम इस डेप्थ में जाते हैं हम सब जान सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं ओशो की तरफ से हमेशा ये कहा जाता है कि शरीर जो है आत्मा का सिर्फ एक कपड़ा है, और शरीर इसके अलावा शायद कुछ भी नहीं है। जीवन और मृत्यु चलती ही रहती है, और बार बार दोबारा से जन्म लेना यही कहीं ना कहीं जो है संसार की मोह माया मानी जाती है। ओशो मेडिटेशन सेंटर के अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ पर ओशो को फॉलो करने के लिए काफ़ी लोग आते हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मुझे ये बताइए, ओशो के अंदर आपको ऐसा क्या नज़र आया कि आप इस आश्रम के अंदर सिर्फ उन्हीं को सुनने के लिए, उनके विचारों के ऊपर अमल करने के लिए आती हैं? जब मैंने ओशो, मेरा नाम अनीता है जी। मैं यहाँ पे 2014 से जुड़ी हुई हूँ। पहले ओशो मुरथल हम जाते थे, उसके बाद कोरोना के बाद हम इस आश्रम में आते हैं। जब मैंने ओशो का नाम सुना तो ओशो की एक कशिश मेरे अंदर गुजरी, और वो ऐसे होती गई अंदर गई कि ओशो 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 ओशो। और जब मैं आई, पहले मैंने ओशो के बारे में सुना यूट्यूब पे, सुनती गई, तो मेरे को एक बहुत सफरन सी फील होती गई, जैसे एनर्जेटिक फील किया, बहुत प्रेम फील हुआ। तो मैंने कहा मैंने इनकी मैगजीन में पढ़ा कि ये इनकी बहुत सारी समाधियाँ हैं या बहुत सारे इनके मेडिटेशन हैं, तो मैं यहाँ पे आई और मैंने इनके मेडिटेशन अटेंड करने स्टार्ट किए। तो पहली समाधि में मुझे एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि साक्षात उन्होंने मुझे दर्शन दिए हैं, और मुझे कुछ एक्सपीरियंस भी हो कि तमसोमा ज्योतिर्गम है। इसका मुझे मीनिंग भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था। जब मैंने इसको पढ़ा तो मुझे पता लगा कि अंधेरे से उजाले की तरफ, और धीरे धीरे मैं आती रही। बस मेरा वो पल यहाँ पे आना था और मैं कंटिन्यूटी में इनके साथ जुड़ गई। ओशो ने जो जीवन को जीने की जो कला हमें दी है, वो हम संसार में रहते हुए भी अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से जोरवादी बुद्धा बन के जी रहे हैं, बहुत मस्त हैं, बहुत खुश हैं, और लाइफ जस्ट लाइक ए आर्ट, ज़िंदगी जीने की कला हमने यहाँ पे सीखी है। मुझे ये बताइए, आपके अनुसार ज़िंदगी जीना क्या है? क्योंकि ओशो के अनुसार अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं हर चीज़ का एक्सपीरियंस लेना, अनुभव लेना, ओशो इसे कहते थे ज़िंदगी जीना। तो आप किसे मानती है ज़िंदगी जीना? ओशो कहते हैं ज़िंदगी जीना, वो ये है, उसमें संसारी जो हम जी रहे हैं, तो हम पूरे दिन जो टेंशन, ठीक है, हम कर रहे हैं, हम कुछ भी उपलब्ध कर रहे हैं वहाँ से, तो उसके बाद हमारा वो ख़त्म हो जाता है, क्रेज़ ख़त्म हो जाता है। जैसे सपोज़ हमने एक नई गाड़ी खरीदी, पहले गाड़ी खरीदनी बहुत खुशी है, जैसे हमने खरीदी वो हमारा क्रेज़ ख़त्म। लेकिन जो ये आर्ट ऑफ लिविंग हमने सीखी है ओशो से, इसमें हमारी खुशी आनंद है, और वो अकारण है, अकारण खुशी है, अकारण आनंद है। बस हम मेडिटेशन करते जा रहे हैं और हम मस्ती में झूमते जा रहे हैं। तो जो ये सीखा है, अकारण खुशी, अकारण मौज मस्ती, ये एक अलग ही अल्टीमेट है। ठीक है, अभी भी मैं देख पा रही हूँ दोनों के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट आ गई है, सिर्फ अकारण मस्ती को लेकर के। मुझे आप बताइए कि आप यहाँ पर आती हैं, क्या कोई आपको ऐसी प्रॉब्लम थी, वजह थी जिसने आपको यहाँ पर, जो आपको खींच करके ले आई, या फिर आप बेकारण यहाँ पर आती हैं? मैं कविता हूँ, मेरा नाम कविता, मैं शिमला हिमाचल प्रदेश से। यहाँ आने का जो एक अंदर से एक कशिश जो आई है, उसका वजह यह है कि कौन इंसान ऐसा होता है जिसके जीवन में कोई भी समस्या नहीं होती, हर कोई खुशी चाहता है। तो मेरे साथ भी यही था कि बहुत कुछ होने के बाद भी कहीं एक जगह ऐसा लगता था
कि कहीं कुछ खाली है। ये अंदर से ही एक प्यास होती है, ऐसा कह सकती हूँ मैं, जहाँ हम कहीं ढूंढते हैं, हमारी तलाश शुरू होती है, हम ऐसी जगह जाना चाहते हैं कहीं हमको, वो जो मेरी फ्रेंड अनीता ने बोला कि एक खुशी जो हमको बाहर की संसारी दुनिया से वो तृप्त नहीं कर रही है, वहाँ हम सब कुछ होकर भी कहीं एक खालीपन, एक असंतुष्ट महसूस करते हैं। तो एक तो यही चीज़ थी कि मैं यहाँ पर आई और यहाँ जो जितने भी हमारे आचार्य हैं वो ओशो के रास्तों पर हमको जो अपने अनुभव से जो हमको टीच करते हैं, उसके करते करते हम इस जगह पर मैं ये कह सकती हूँ कि यहाँ पर जो भी ऐसा कोई इंसान आ जाता है वो खाली कभी नहीं जाता। ये मुझे ये बताइए कि ओशो की सबसे अच्छी बात आपको क्या लगती है? ओशो की सबसे अच्छी बात कि वो जीने का एक नज़रिया देते हैं। हम बहुत जगह भटकते हैं, लेकिन यहाँ पर जीने का एक सीधा सीधा नज़रिया हमको मिलता है, जहाँ पर कोई संदेह, कोई भी शंका हमारे अंदर नहीं रह जाती। जब वो सीधा रास्ता मिल जाता है तो कौन खुश नहीं होगा। अच्छा, आप मुझे बताइए कि ओशो की सबसे अच्छी बात और ऐसी कौन सी बात है जिससे आप फॉलो करती हैं? मैं पहले आपने मुझसे पूछा था इससे पहले कि आप यहाँ क्यों आ रहे हो इस आश्रम में। ये आश्रम बिल्कुल एकदम अलग हटके बिल्कुल नेचुरल वे में बना हुआ है। यहाँ की जो पेड़ पौधे हैं बिल्कुल नेचुरल है। आप देखोगे यहाँ पे मिट्टी की सुगंध भी एक नेचुरल सी आती है। जो यहाँ के आचार्य हैं या रेणुका माँ हैं वो सदगुरु शैलेंद्र जी की शिष्या हैं, तो उनमें से भी वही खुशबू हमें मिलती है, वही उनका प्रेम वही हमें मिलता है। और एक यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात है इस आश्रम की, इसमें ऐसा लगता है कि जैसे अपना मायका, जैसे अपना सब कुछ है, इतनी टेक केयर, इतना हमें प्यार, इतना हमें वो मिलता है। और दूसरा है कि सब कुछ धीरे धीरे इतनी सुंदर हमारा हॉल है, मेडिटेशन हॉल, जिसमें बड़ा हम एंजॉय करते हैं। यहाँ पे सारा सेलिब्रेशन भी होता है। बिल्कुल मेडिटेशन हॉल के अंदर लगता है मेडिटेट करके ये भी कहीं ना कहीं जो है सुंदर होती जा रही हैं दिन भर दिन। दोनों जो है बिल्कुल सुंदर होती जा रही है। मुझे ही बताइए, आपने प्रेम का जिक्र किया, आपके अनुसार प्रेम क्या है? प्रेम मैं इसमें प्रेम जो हमको यहाँ पर, जैसे अनीता ने बताया, यहाँ संजय स्वामी जी हैं, माँ रेणुका हैं, शेखर स्वामी जी हैं, उनसे हमको इतना प्यार मिलता है, इतना प्यार मिलता है। लेकिन प्रेम का सही मीनिंग उन्होंने हमको बताया कि प्रेम जो है समर्पण है, प्रेम देने का नाम है। तो यही चीज़ हमारे जो हम अपने पारिवारिक जीवन में रहते हैं, वो कभी नहीं कहते कि आप अपने परिवार को छोड़िए। आप परिवार में रहकर भी उस प्रेम के साथ जुड़ सकते हैं जो हमको ये लोग यहाँ सिखाते हैं कि हम वहाँ अपने जब परिवार में होते हैं तो हम चाहे पत्नी के रूप में हैं, बहन के रूप में हैं, या किसी भी रूप में हैं, माँ के रूप में हैं, तो हम भरपूर एक समर्पण भाव से अपने प्यार को वहाँ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि प्रेम एक सेल्फ एक्सपीरियंस है। जब तक इसको नहीं जानोगे, जब तक आप संसार का प्रेम ही समझोगे। ठीक है, मुझे ये बताइए, ओशो के मेडिटेशन सेंटर से ओशो को फॉलो करने से पहले प्रेम आपके लिए क्या था, और ओशो से जुड़ने के बाद आप लोगों के लिए प्रेम क्या है? ओशो से जुड़ने से पहले प्रेम हमारे लिए जस्ट एक आकर्षण था, जिसमें रोज़ रोते थे, रोज़ मरते थे, रोज़ लड़ाई करते थे। वो घर में भी होता रहता है। लेकिन ओशो में के आने के बाद प्रेम की अलग ही हमने भूमिका को जाना है, जिया है, उसको जी रहे हैं। तो एक्सप्लेन करना तो मेरे लिए बड़ा टफ है, पर मैं उसको जी रही हूँ। प्रेम का मतलब है कि अपने आप से प्रेम, सबसे पहले अपने आप से प्रेम होगा तो तुम गिवर बनोगे, तुम देने वाले बनोगे। जब अंदर प्रेम है तभी तुम किसी को दे पाओगे, नहीं वरना तो सब एक्टिंग होगी। तो हमने यहाँ पे जो मेडिटेशन करते करते हमारे, अब इतना मैं लंबा नहीं बता सकती कि ये एक एनर्जी है जो हार्ट चक्रा पे फील होती है, और यही प्रेम बनता है जो कि शाश्वत प्रेम है, और ये सिर्फ देने का नाम है। बिल्कुल, देखिए मुझे नहीं पता कि मुझे यहाँ पर आकर के इतनी खुशी क्यों रही है, लेकिन जब से मैंने आप लोगों के साथ बात करना शुरू किया, हो सकता है कि वही पॉजिटिव वाइब्स मेरे अंदर भी आ रही हैं, जिससे मुझे भी अंदरूनी इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है जिसका मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती। चलिए, कुछ और लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि ओशो मेडिटेशन सेंटर के अंदर आने के बावजूद उनकी लाइफ किस तरीके से बदली है। ये माला जो मैं आपको पहने हुए देख पा रही हूँ, इसका अर्थ क्या है? इस माला का अर्थ ये है कि जब हम साधना की तरफ जाते हैं तो बाबा हमें दीक्षा देते हैं, ये माला पहनाते हैं, और इसका मतलब ये है कि हम आज से ओशो से जुड़ गए, और हमारा जो नाम होता है उसका परिवर्तन करते हैं। जो भी नाम होता है उस नाम बदलते हैं,
अर्थात हम ओशो के सन्यासी हैं। ठीक है, नाम बदलने की जो ये प्रक्रिया है किस तरीके से होती है? आपका नाम पहले क्या था और ओशो से जुड़ने के बाद क्या हो गया? जब ये प्रक्रिया ओशो ने स्टार्ट करी थी, जो ओशो के छोटे भाई हैं ओशो शैलेंद्र जी, जी उन्होंने मतलब हमने उनसे माला दीक्षा ली है। हमारा नाम पहले रोहित था, अब उन्होंने ध्यान रोहित कर दिया है। ध्यान रोहित जी। आपका क्या था पहले? मेरा नाम पहले शिव था, अब शिवम भारती। अच्छा, आपका? मेरा सुनील, अब स्वामी योगेश्वर। और आपका? स्वामी विजय। स्वामी विजय। तो ये हर नाम के पीछे स्वामी या ध्यान या फिर इसको चेंज करने के पीछे का कारण क्या है? हमारा अपने नाम से ना तादात्म्य जुड़ा होता है, ठीक है। कि ये नाम हम हैं, तो नाम चेंज करने का मतलब अब आप संसारी नहीं रहे, आप एक सन्यासी के रूप में रहेंगे। ऐसा सन्यासी जो संसार में भी रहेगा, घर में भी रहेगा, ध्यान भी करेगा। ठीक है, यानी कि सन्यासी का मतलब ये नहीं है कि पूर्ण रूप से संन्यास ले लिया है। जिस तरीके से हम लोग सांसारिक जीवन व्यतीत करते हैं उसी तरीके से आप यहाँ पर आकर के मेडिटेशन भी करेंगे और संसार में भी रहेंगे। अच्छा, ओशो ने हमेशा कहा है कि जोरबादी बुद्धा मतलब जो बुद्धा ध्यान भी करेगा और संसार में भी रहेगा। तो ओशो की देशना रही है जोरबादी बुद्धा। ठीक है, मुझे ये बताइए कि ओशो के सेंटर में आने के बाद और ओशो के सेंटर को ज्वाइन करने से पहले दोनों के जीवन के अंदर क्या फ़र्क था? ओशो को जब से आपने फॉलो करना शुरू किया है तब से आपके मन के अंदर क्या कुछ विचार जो है उत्पन्न होने शुरू हो चुके हैं? मैम, पूरा ही बदलाव हो चुका है। पहले जीवन बिल्कुल व्यर्थ था, ठीक है। अपना चल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, समझ नहीं आता था क्या करना है क्या नहीं करना। ओशो से जुड़ने के बाद समझ में आ रहा है कि कुछ हमारा महत्व है, हम कुछ पाने के लिए आए यहाँ पर। बार बार हमारा जन्म होता है, हम फिर वही दोबारा वहीं फंसते हैं। तो बहुत कुछ बदला है जीवन के अंदर। ठीक है, आपके जीवन के अंदर क्या चेंजेस आए हैं? पर आने के बाद जैसे यहाँ से पहले थे ना, जो प्रॉब्लम उठती थी वो घेर लेती थी, हम मतलब वो नहीं करती। ठीक है, और आश्रम से और स्वामियों से ओशो कैसे अलग है? मतलब ये है कि वो तो और कहीं पर जाओगे तो आपको एक टाइप की साधना मिलेगी। जैसे ब्रह्म कुमारी वाले हैं, जैसे वहाँ पर कराते हैं तीसरे नेत्र की साधना। यहाँ पर सभी रंग हैं, जैसे मीरा का लेवल से जाना है तो मीरा के लेवल से जा सकते हैं, नानक के हिसाब से जा सकते हैं, बुद्ध का, महावीर का, सभी मतलब सभी आयोजित किया गया है यहाँ ठीक पर। है, मुझे आप ये बताइए कि इस ओशो के सेंटर से आप कितने साल से जुड़े हुए हैं और आपने यहीं पर आना क्यों प्रेफर किया? हमने तो 11 साल हो गई, क्योंकि ओशो के सिवा हमने सोचा ही नहीं कोई मतलब ओशो के सिवा कोई अच्छा लगे नहीं। ठीक है, ओशो के सिवा कोई अच्छा नहीं लगा, लेकिन आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि इस हिसार के ही आश्रम में आना आप लोग क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि शायद ओशो के बहुत सारे सेंटर्स हैं, लेकिन हिसार वाले आश्रम में ही ऐसा क्या है कि आप लोग यहाँ आते हैं? सबसे पहली बात तो जो हमारे गुरु हैं ओशो शैलेंद्र जी, वो यहाँ जुड़े हुए हैं। ठीक है। दूसरी बात, जो भी सेंटर है वहाँ पर बंदिश है। पुण्य आश्रम हो गया या कोई भी आश्रम होता है, वो किसी ना किसी रूप में बांधते हैं। यहाँ पर बंदिश बिल्कुल नहीं है, हमारी पूर्ण आज़ादी है यहाँ पर। ठीक है, वहाँ पर भी ओशो के ही सेंटर है जहाँ पर बांधते हैं, बंदिश है। जी। ओशो ने अपने प्रवचन में कहा था, मेरे जाने के बाद मेरे प्रवचन को, मेरे ध्यान को सब बेचेंगे, जहाँ तुम्हें अच्छा लगे वहाँ चले जाना। तो हमें सबसे अच्छा यहाँ लगता है। सूफियों की भी साधना की बहुत बेहतर विधि है जो ओशो ने बहुत सुंदर ढंग से भी हमें गाइड की है। उनकी गाइडेंस के साथ हम निरुपम जी के साथ हमारे आचार्य आ रहे हैं करनाल से, सूफी एक्सपीरियंस को जिएंगे, कैसे हम सरेंडर की लाइफ को जिए, कैसे हम डिवाइन लव को फील कर पाए अपने साथ और उस गॉडलीनेस के साथ एक अपने आप को एक 29 अक्टूबर से 1 नवंबर तक रखा गया है। टाइमिंग क्या है इसकी? ये मॉर्निंग 7:30 से लेकर शाम को 7 बजे तक चलेगा। 1.5 घंटे के सेशंस होते हैं 1.5 आवर के, और उसके बाद बीच में ब्रेक्स होते हैं, लंच ब्रेक्स, टी ब्रेक्स और सुबह ब्रेकफास्ट। ये कंटिन्यू प्रोसेस तो शाम को 7 बजे तक चलता है। लाइव म्यूज़िक भी हम सूफीज़म की एक्सपीरियंस को जीते हैं और इसके साथ फील करते हैं। स्वामी रवि आनंद मेरे साथ मौजूद है। मुझे ये बताइए कि ओशो के अंदर आपको ऐसा क्या दिखा जो ओशो की पटभाषा आप लोग बोलने लगे हैं? ओशो के जो विचार हैं वो पूरी दुनिया इनका लोहा मानती है, इनके विचारों का। जो ने आध्यात्मिक क्षेत्र में जो क्रांति की है उसका कोई सानी नहीं है। ठीक है, क्रांति की बात की जाए तो कहीं ना कहीं आप विचारों की दुनिया के अंदर ओशो ने एक क्रांति लाने की बात की है। मानव कामुकता के बारे में लोग बात नहीं करते हैं, लेकिन ओशो ने इसके बारे में खुल करके बात की, जिसकी वजह से भारत सरकार के अलावा कई देशों की सरकार ने उनको रहने के लिए मना कर दिया। तो क्या मानते हैं कि इन जैसे विषयों के ऊपर बात करना क्या गलत है? सतगुरु ओशो ने जो भी किया है
पूरी दुनिया को जगाने के लिए ये किया था। जी। इनको पता था कि दुनिया इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगी, विरोध करेगी, तो पूरी दुनिया में जागृति लाने के लिए ये अमेरिका गए थे, वहाँ पे रजनीशपुरम फंसाया, और देशों में गए, इनका बैन कर दिया देशों में, एयरपोर्ट से वापस इनको आना पड़ा 20-22 देशों से, फिर इन्होंने आखिरी टाइम अपना पुनः आश्रम में ही रहे। तो ये भी इनका एक आध्यात्मिक जगत में क्रांति लाने का ही इनका मेन उद्देश्य था, और इनका कोई ज़्यादा उनका कोई उद्देश्य ठीक नहीं है। था। ओशो की मृत्यु की बात की जाए तो कहीं ना कहीं रहस्यमयी बताई जाती है। क्या लगता है कि उन्होंने समाधि ली थी या फिर कहीं ना कहीं उनकी आत्महत्या या फिर कह सकते हैं कि मर्डर किया गया था? नहीं जी, कोई आत्महत्या नहीं थी, कोई मर्डर नहीं था, इन्होंने समाधि ली थी। शरीर मरण धर्मा है, शरीर तो किसी का भी नहीं बचता, शरीर तो अपनी उम्र से जाएगा। लेकिन ये पहुँचे हुए संत थे, महावीर, बुद्ध, कबीर, गोरखनाथ की अपने बात सुनी है, किताबों में सुनी है, लेकिन उनका कोई ऑडियो वीडियो नहीं है। उनकी बातें अपने सुनी है, उनका कोई वो नहीं। लेकिन इनका तो वीडियो है, ऑडियो है। इन्होंने जो ताला खोला है मनुष्य के भीतर का, जो लोग खोला है, इनका तो पूरा सब कुछ है। तो इनका तो अब आप किसी का भी साहित्य पढ़ लो, उपनिषद है, शास्त्र है, कितनी गीता है, रामायण है, वो एक गीत है, और सब की अपनी अपनी अलग अलग भाषा है। कोई कुछ कह रहा है गीता के बारे में, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ है, लेकिन इन्होंने तो खुद बोला है। इनका तो ऑडियो वीडियो कोई बनावटी बात तो है ही नहीं इनके बारे में। ओशो का कहना है कि वो 1931 से लेकर के 1990 तक पृथ्वी लोक के अंदर एक घूमने के लिए आए थे। तो क्या मानते हैं सही में वो मरे नहीं है, मृत नहीं है? हालांकि वो सिर्फ अपना एक जीवन का कुछ समय पृथ्वी लोक के ऊपर व्यतीत करने के लिए आए थे। मरता कोई नहीं है जी मनुष्य, कौन मरता? शरीर मरता है, सिर्फ मन मरता है, शरीर मरता है। लेकिन जिसका मन मरता है वो ही मोक्ष प्राप्त कर सकता है, मुक्ति प्राप्त कर सकता है। नहीं, मन दोबारा फिर आएगा, दोबारा फिर जन्म लेना पड़ेगा। इन्होंने तो एक नई दिशा दी है, इनका समझने की आवश्यकता आज युवा को, दुनिया को, जो आध्यात्मिक क्षेत्र में इनकी रुचि है, उनको समझने की जरूरत है कि इन्होंने किस लिए क्या बोला था। इनका कोई सानी नहीं है जी, कोई मुकाबला नहीं है। आज के देख लो आप, पाखंडी जितने पहले भी पाखंडी हुए, पंडित ओशो ने तो इनको पंडित बोला है। ज्ञानी अलग होता है, पंडित अलग होता है। पंडित को जन्म से नहीं होता जी, बाद में पंडित भी बना जाता है। जिसको ब्रह्म का ज्ञान होता है वो ब्राह्मण होता है, जाति से कोई ब्राह्मण होता है। कोई इन्होंने जात पात नहीं, छुआछूत नहीं, कोई इनके लिए क्षेत्रवाद नहीं था, कोई राष्ट्रवाद नहीं। पूरी दुनिया के को इन्होंने प्रचार किया था, और ये तो आज भी हैं। आप यहाँ पे ओशो मेडिटेशन कम्युन बना रखा है, यहाँ आज भी हर जगह मौजूद है, हर जगह चप्पे चप्पे पे है। तो जी ये बात कहनी कि इनका मर्डर हुआ है, फलाना हुआ है, ये उस टाइम हुआ कुछ है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। हम आज भी अनुभव करते हैं। अगर आप लोग भी अध्यात्म की ओर बढ़ना चाहते हैं, अपने माइंड को रिलैक्स करना चाहते हैं, मेडिटेशन के अंदर अपना ध्यान लगाना चाहते हैं और साक्षी की साधना करना चाहते हैं, तो आ सकते हैं। यहाँ पर रास्ता दिखा देते हैं आपको कि सिरसा बाईपास के ऊपर ओशो मेडिटेशन सेंटर है, और ओशो मेडिटेशन नाम से कम्यून बनाया गया है। तो आप लोग भी इसके अंदर बढ़ चढ़ कर भाग ले सकते हैं। खैर, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो लोग अध्यात्म की ओर बढ़ना चाहते हैं वो यहाँ पर आकर के इस आश्रम के अंदर मेडिटेशन कर सकते हैं। खैर, ये तो यहीं तक की खबर थी। आगे भी आपको आपके शहर की इसी तरीके से गतिविधियों से रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार।